क्या पढ़े थे? अभी फर्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के और दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? सिस और ट्रांस। सिस कब रहेगा? ये सेम ग्रुप कहाँ पे रहेंगे? सेम साइड पे रहेंगे, और ये लोग कैसे रहेंगे? ऑपोजिट साइड पे रहेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या चाहिए? ज्योमेट्री, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्री नहीं, इसमें नहीं थी। स्क्वायर पेनार कॉम्प्लेक्सेस अगर कैसे रहेंगे? हेटेरोलेप्टिक रहेंगे। हेटेरोलेप्टिक मतलब इसमें क्या होने चाहिए? एटलीस्ट दो टाइप के लिगैंड होने चाहिए। तो हम लोग ने पढ़े कि आपका लिगैंड अगर कब रहेगा, या जो आपका कॉम्प्लेक्स है कैसा होना चाहिए? Na2B2 टाइप का, या Na2BC, तीन, मतलब इसमें हो सकते तीन अलग अलग। ठीक है, तो सिर्फ यही वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या रहेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग ने Na2B2 की एग्जांपल लिए। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम क्या हो सकता है? डायमाइनो डाइक्लोरो प्लैटिनम ग्रुप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये डायमाइनो डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये दो फॉर्म में हो सकता है। इसमें क्या आ रहा है? आपकी जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे आ रहा है, दोनों अमाइन एक साइड पे, दोनों सीएल एक साइड पे, तो ये वाला सिस फॉर्म है। यहाँ पे दोनों अमाइन ऑपोजिट साइड पे, दोनों सीएल ऑपोजिट साइड पे, मतलब ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस वाला फॉर्म। अब सिस और ट्रांस वाले जो क्या बोलेंगे आप कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अब ये एक ही है जो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी। अब वो क्या डिफरेंस आ रहा है? तो आपका जो सिस वाला फॉर्म है, ठीक है, सिस वाला फॉर्म, अभी इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये Cl है। ठीक है, ये Cl है और ये प्लैटिनम है। प्लैटिनम क्या है? मेटल है, और ये कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में यहाँ पे क्या आएगा? एक डाइपोल आएगा, है ना। ये बॉन्ड कैसी हो जाएगी? पोलर हो जाएगी। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो बॉन्ड कैसी हो गई? पोलर हो गई। ये पोलर बॉन्ड का क्या बोलेंगे? सिंबल है, हम लोग ने पढ़े थे। ये बॉन्ड भी कैसी है? पोलर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक परमानेंट डाइपोल आ रहा है, बराबर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आएगा। वाइल अगर आप ट्रांस वाले कॉम्प्लेक्स को देखो तो इसमें एक Cl ये साइड पे है, वाइल एक Cl ये साइड पे है। ये वाली बॉन्ड इधर स्ट्रेच हो रही है और वाली बॉन्ड इधर स्ट्रेच हो रही है। इन टर्न क्या हो जाएगा? ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? जो आपको स्ट्रेंथ बताता है मॉलिक्यूल के डाइपोल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? जीरो डाइपोल मोमेंट। वहाँ पे वाइल वाले केस में क्या हो जाएगा? आपका एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा। तो सिस वाला क्या है? क्या शो कर रहा है? नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आ रहा है। हम लोग को मालूम है कि वो कंपाउंड जो क्या करते हैं? नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? वो कैसा है? पोलर। और अगर आपको सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाला, सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला इंटरेक्शन याद होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो जो पोलर है वो डिसॉल्व भी किस में होता है? पोलर में। मतलब ये जो सिस वाला कॉम्प्लेक्स है ये पोलर है, मतलब ये क्या होगा? वाटर सॉल्यूबल। बराबर है, तो मतलब ये जो सिस वाला कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? वाटर सॉल्यूबल है। क्यों वाटर सॉल्यूबल है? क्योंकि ये शो कर रहा है एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। आपको दिखाई दे रहा है क्यों ये नॉन जीरो है? ऑब्वियसली अगर ये Cl यहाँ पे होता तो क्या हो जाता? स्ट्रेचिंग ऑपोजिट साइड पे हो जाती और क्या शो करता? जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ये पोलर हो गया और क्या है? वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये शो करता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। अब ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी सिर्फ किसके पास है? सिस वाले के पास है। ठीक है, भाई जो ट्रांस वाला फॉर्म है वो ऐसी कोई भी मतलब एक्टिविटी शो नहीं करता, मतलब ये फिजियोलॉजिकली क्या है? इनएक्टिव है। और जो एंटी कैंसर वाली प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कौन शो कर सकता है? सिस वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये शो कर सकता है। अब वो कैसे शो करेगा ये आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग इतना याद रखो कि अगर आपके पास क्या है? आपको पता है डीएनए, अगर
आपको कैंसर याद होगा, तो कैंसर में क्या होता है, जो आपकी सेल की ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और एक्सेसिव सेल फॉर्म होने लग जाती है, जिसका कोई भी क्या बोलेंगे यूज नहीं रहता है बॉडी में। तो अगर सेल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो सेल मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली कौन गाइड कर रहा है, आपका डीएनए गाइड कर रहा है। तो ये जो अभी सिस वाला जो फॉर्म है इसको आप बोलते हो सिस प्लेटिंग, क्योंकि प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है इसलिए है सिस प्लेटिंग इसका नाम है। तो ये सिस प्लेटिंग क्या करता है, हम लोग को पता है कि डीएनए में क्या होता है, 4 टाइप के बेस होते हैं ए जी टी सी। तो अगर आपका कहीं पे भी क्या मिल रहा है, एक जी वाला जो न्यूक्लियोटाइड है या जी वाला अगर बेस पेयर मिल रहा है, तो ये जो सीएल है, ये सीएल क्या करता है, ये जी के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और वो बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये जी यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो मतलब ये जो जी है वो अवेलेबल नहीं है किसके लिए, फर्दर डिवीजन के लिए। तो अगर आपका डीएनए डिवाइड नहीं होगा तो सेल भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये डीएनए डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो सिस प्लेटिंग वाली कॉम्प्लेक्स है, ये सीएल, इसका जो सीएल है वो क्या कर रहा है, जो आपका गुआनाइन वाला बेस है उसके साथ पैरिंग शो कर रहा है। तो इसलिए वो क्या कर देता है, उसकी जो फर्दर रिप्रोडक्शन है या जो फर्दर डिवीजन है उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। वो अपना पार्ट है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो सिस प्लेटिंग है ये शो कर रहा है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ये हो गया। अभी ट्रांस वाला क्या है, हम लोग ने इसके लिए ये सारी चीजें पढ़ ली है, ऑब्वियसली ट्रांस वाला इसका ऑपोजिट रहने वाला है। तो आप ट्रांस में देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट साइड पे सीएल है, तो यहाँ पे नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है, इसके लिए क्या आएगा, जीरो डायपोल मोमेंट। अगर जीरो डायपोल मोमेंट आ रहा है मतलब ये कैसा है, नॉन पोलर हो गया। ऑब्वियसली अगर नॉन पोलर है तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, इनसिन्यूट्रल हो जाएगा और इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों सीएल के ऑपोजिट साइड पे। आप देख रहे हो कि अगर आपको जो एंटी कैंसर वाली प्रॉपर्टी शो करनी है तो उसके लिए सीएल क्या आने चाहिए, वो जो आपका डीएनए है उसके सामने आने चाहिए। तो ये अगर ऐसा रहेगा तो मतलब एक सीएल आएगा एक नहीं आएगा, तो वहां से सिर्फ एक ही जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है, उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स पढ़े हम लोग ने, कौन सा टाइप वाला, Ma2B2। वैसे ही और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में क्या हो सकता है, Ma2BC। सिंपल है, आप क्या लिख सकते हो, Pt NH3 Cl और Br A2BC, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपके पास क्या है, 3 टाइप के, तो आप क्या देखोगे, दो जो सेम है उसको आपको चेक करना है, अगर वो दोनों क्या है सेम साइड पे तो सिस होगा, और वो ऑपोजिट साइड पे होगा तो ट्रांस हो जाएगा। सपोज ऐसा कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, दोनों NH3 सेम साइड पे मतलब ये सिस है, और एक साइड पे क्या है, एक साइड पे Cl और Br है, और ये दोनों क्या अलग अलग है, तो इसको मत देखो, आप इसको देख के फाइंड कर सकते हो। तो ये सिस हो गया और ये वाले केस में ट्रांस हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ने पढ़ी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर स्क्वायर प्लेनर हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकली पढ़ना है, लेकिन अब किसके लिए पढ़ना है, Mn6 वाले कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ना है। अब Mn6 में हम लोग को मालूम है एक ही केस आता है, कौन सा वाला, ऑक्टाहेड्रल वाला। तो Mn6 में टाइप नहीं है। जैसे हम लोग ने पहले देखे वहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे क्या था, ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। यहाँ पे भी सेम वही आएगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ही शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स। तो Mn6 के लिए आपके पास Ma4B2 Ma4BC,
एग्जिस्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले फॉर्म में। Na4B2 वेर A और B क्या है, दो मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो ये 4 है और ये 2 है, यहाँ पे A4BC और AA2BC। अब ये AA दो बार है, मतलब ये क्या है, एक बाइडेंटेड लिगैंड है, ठीक है। AA ये क्या है, एक बाइडेंटेड लिगैंड। इसकी एग्जांपल आप पढ़ सकते हो ये वाली, ठीक है, अभी हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ओके, तो इसकी एग्जांपल लेट CO NH3 4Cl2, बराबर। ये हो गया A4B2, एक प्लस चार्ज है यहाँ पे। और क्या हो सकता है, A4BC में NH3 4Cl Br, A4BC, और वो वाले के लिए और एग्जांपल ले सकते हैं En2Cl2। En एक बाइडेंटेड लिगैंड है, तो वो बाइडेंटेड लिगैंड 2 और ये Cl2। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्म करना पड़ेगा। अगेन जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब दो फॉर्म में करेंगे, सिस और ट्रांस। तो आपको सबका क्या करना पड़ेगा, सिस और ट्रांस वाला स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे आप, शो करना पड़ेगा या फॉर्म करना पड़ेगा। तो एक पहले करके देखते हैं। तो आपके पास सेंटर में क्या है, CO NH3 Cl और Cl। देखो अगर आपके पास क्या है, चार सेम टाइप के हैं, तो आप इसको तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये दोनों क्या है, सेम साइड पे है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट साइड है। तो आपको क्या करना है, दो जो अलग है, मतलब ये जो B है, आपको ये B को B की पोजीशन के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों लोग साथ में आ रहे हैं, मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस वाला फॉर्म, ठीक है। ट्रांस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो Cl है, ये दो Cl को आपको कहाँ लेना पड़ेगा, ऑपोजिट एंड्स पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, आपके जो दो Cl है वो ऑपोजिट साइड पे, मतलब दिस इज ट्रांस, सिंपल है। तो आपको ये जो A4 था, ये A4 को चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको चेक करना है, यहाँ पे B2 को चेक करना है। लाइकवाइज ये केस में आप क्या करोगे, B और C को चेक करोगे। तो B और C के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार Cl और Br को साथ साथ में लिखोगे, एक बार Cl और Br क्या करोगे आप ऑपोजिट साइड में लिखोगे। तो जब वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं या क्लोज आ रहे हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो वो क्या है, सिस है। वाइड अक्रॉस है तो वो क्या है, ट्रांस। ओके, तो ये हो गया अबाउट ML6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसके सिस और ट्रांस। ये तो हम लोग ने पढ़े इसके लिए और इसके लिए। अभी अगर कोई क्या है, आपके पास एक बाइडेंटेड लिगैंड है, तो वो कैसा, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो उसके लिए फॉर्म कर लेते हैं। उसमें आप सिस और ट्रांस कैसे फाइंड करोगे, आपके पास कॉम्प्लेक्स है En2Cl2, आसान हो गया। इसमें भी क्या है, दोनों Cl क्या है, सेम साइड पे, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज सिस। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ये क्या हो गया, यहाँ Cl ऑपोजिट साइड पे, दिस इज ट्रांस। ओके, तो आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, एक बाइडेंटेड लिगैंड है, जो C क्या है, दो साइड से अटैच है, ये भी एक बाइडेंटेड लिगैंड है। आपको फिर से ये बाइडेंटेड लिगैंड को नहीं देखना है, आपको सिर्फ इसको देखना है। ये जो आपका जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है या जो दूसरा वाला लिगैंड है मोनोडेंटेड, उसको देखना है। तो ये दोनों मोनोडेंटेड कहाँ पे आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, मतलब दिस इज सिस। और यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, दिस इज ट्रांस। ओके, ये तो सिंपल। तो हम लोग ने ज्योमेट्रिकल वाले जितने भी थे वो सारे पढ़ लिए। इसके लिए ML4 और ML6 कॉम्प्लेक्सेस थे। अब हम लोग को पढ़ लें ऑप्टिकल आइसोमर्स।
ऑप्टिकल आइसोमर्स फिर से किसके लिए, Ml4 और Ml6 के लिए। अब Ml4 में अगेन आपके पास दो टाइप थे, कौन सा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। फिर से अगर ऐसा कोई टेट्राहेड्रल वाला कॉम्प्लेक्स फाइंड हुआ तो क्योंकि टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस में क्या रहता है, सिमेट्री नहीं होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अभी तक हम लोग के पास ऐसा वाला कोई क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स हम लोग ने डिराइव नहीं की या फॉर्म नहीं की, इसकी वजह से क्या है हम लोग को पढ़ना नहीं। हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, Ml4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस से। आपके पास है Ml4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब कौन कौन से वाले कॉम्प्लेक्सेस इसमें शो कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास है Ml4 स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस भी क्या शो कर रहे हैं, सिमेट्री शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, शोज सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री शो कर रहे हैं, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और ये कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो Ml4 क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं सिमेट्री, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वाइल अगर Ml4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए क्या शो करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट आपके पास क्या है, Ml4 टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, इसलिए हम लोग ये पढ़ना है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोलेशन में Ml4 वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली आपको स्टार्ट करना है किससे, Ml6 वाले कॉम्प्लेक्सेस से। Ml6 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब Ml6 के लिए आपको एक ही दिया हुआ है, MAA2B2 है। अभी हम लोग देखेंगे MAA2B2, तो MAA2B2 में एग्जाम्पल हम लोग ने किसके पढ़े थे, COEN2 Cl2, जिसे हम लोग ने पढ़े थे कि जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहते हैं उसके दो टाइप रहते हैं, सिस और ट्रांस। लाइकवाइज जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, उसके भी दो टाइप रहते हैं, D और L। अगर आपको याद होगा कि हम लोग ने पढ़े थे कि आपके पास क्या है, कोई भी कंपाउंड है, आप उसका क्या करोगे, सोल्यूशन बनाओगे। जो भी आपका सैंपल है आपने वो सैंपल में क्या कर दिए, सोल्यूशन बनाए। अब ये सोल्यूशन में से आप क्या कर रहे हो, लाइट फोकस कर रहे हो। ठीक है, अपनी लाइट कैसी रहनी चाहिए, पोलराइज्ड होनी चाहिए, मतलब वो लाइट की जितनी भी वाइब्रेशन है वो सारी वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए, एक सिंगल प्लेन में, मतलब वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होनी चाहिए, कोई एक ही डायरेक्शन में वो लाइट क्या करनी चाहिए, वाइब्रेट करनी चाहिए। लेट ये जो लाइट वाइब्रेट कर रही है ऐसे परपेंडिकुलर कर रही है, लेट। ठीक है, सोल्यूशन में से पास होने के बाद लाइट क्या हो जाएगी, इमर्ज होकर बाहर आएगी। अब ये जो इमर्जिंग वाली लाइट है आपको इसकी रोटेशन चेक करनी है। इनके इसकी रोटेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, जो गई है किसी एक साइड पे। लेट ये कौन सी साइड है, ये क्लॉकवाइज है ना, हाँ ठीक है, तो ये राइट साइड पे है। या तो क्या हो सकता है कि आपकी जो रोटेशन है वो ऐसी जाएगी, ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर ये राइट साइड पे क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। आपकी पहले जो क्या बोलेंगे वाइब्रेशन थी वो कैसी थी, परपेंडिकुलर थी, जब वो लाइट क्या बोलेंगे इंसिडेंट हो रही है, पर जब वो इमर्ज होकर बाहर आ रही है तो जो आपकी जो आउटकम वाली लाइट है वो क्या हो रही है, वो डेविएट हो रही है। अब वो डेविएशन कौन सी डायरेक्शन में, अगर वो क्या हो रही है, राइट साइड पे डेविएट हो रही है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या शो कर रहा है, डी वाला है। ठीक है, वाइल अगर वो लेफ्ट साइड पे हो रही है तो क्या होगा, एल होगा। अब ये डी और एल, डी डेक्स्ट्रो, ठीक है, और एल क्या है, लेफ्ट।
डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरोटेटरी। तो ये आगे और मतलब ये टॉपिक आएगा, मतलब उसमें इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका जो डी और एल वाली टाइप आती है वो किसकी वजह से आती है, तो लाइट की जो नेचर है या उसकी जो वाइब्रेशन की चेंजेस की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो अराइज होता है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, हाँ एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो लोग क्या शो करते हैं, इनैंशियोमर शो करते हैं। आपको याद है इनैंशियोमर, इनैंशियोमर्स जो बोलते हैं मिरर इमेजेस। ठीक है, मिरर इमेजेस। और एक और वर्ड यहाँ पे लगता है कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, इम्पोसिबल का मतलब होता है जो एक के ऊपर एक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा। वो क्या रहेगा, इम्पोसिबल। इम्पोज का मतलब क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास क्या है, दो कंपाउंड है ए और बी, आपके पास क्या है, या ये तो आपके जो दो हाथ है, अगर मैं यहाँ बीच में मिरर प्लेस करूँ तो इसकी जो क्या बनेगी, आप मिरर इमेज बनेगी वो स्लाइड या पूरी कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। ठीक है, मतलब ये दोनों आपके जो हैंड्स है ये क्या है, दो इमेजेस है और ये दो इमेजेस कैसी है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, इसको एक हाथ को या एक कंपाउंड को उठा के दूसरे वाले के ऊपर इम्पोज करोगे तो क्या होगा, आपके कोई भी ग्रुप या कुछ सर्टेन ग्रुप मैच करेंगे लेकिन सारे ग्रुप एक के ऊपर एक मैच नहीं कर रहे। इम्पोज होता तो कैसा होता है, ये ऐसा होता, तो सारे ग्रुप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, एक के ऊपर एक मैच कर रहे होते। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये जो आपकी पाम है वही क्या होगी, इम्पोज होगी। आपकी सारे फिंगर्स क्या है, अलग अलग डायरेक्शन, मतलब वो फ्री। तो ये सुपर इम्पोज करना मतलब क्या होता है, आपको इसको एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, उठा के इसके ऊपर रखना है। तो ये कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि जो क्या बोलेंगे ग्रुप्स है वो एक के ऊपर एक मैच नहीं कर रहे। तो मिरर इमेज है और वो मिरर इमेज भी कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इस टाइप के जो क्या बोलेंगे पेयर्स होते हैं, वो पेयर्स को आप क्या बोलते हो, इनैंशियोमर्स बोलते हो। ठीक है, तो वो जो डी और एल वाले ग्रुप होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होते हैं, या जिसको आप बोल सकते हो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये वाले इसमें आप कैसे डी और एल बनाओ। अभी हम लोग ने देखे कि ये कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस और ट्रांस। हम लोग सिस के लिए भी देखेंगे और ट्रांस के लिए भी देखेंगे। तो पहले इसका सिस वाला फॉर्म बना लेते हैं। तो इसका सिस वाला फॉर्म कैसा दिख रहा था, CO ये कौन सा है, दिस इज सिस। ठीक है, इसको पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मिरर रख, लेट दिस इज क्या है, मिरर। तो इसकी एक इमेज बनेगी। अब इमेज कैसी रहेगी, ये Cl कहाँ पे है, मिरर की साइड पे, तो ऑब्वियसली जो दूसरा वाला बनेगा उसमें Cl कहाँ पे आएगा, ये वाली साइड पे आएगा, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, बराबर। मतलब जो सिस वाला फॉर्म है उसके दो टाइप्स बन रहे हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके दो टाइप कौन से रहते हैं, एक बी और एक एल। बी कब रहेगा, जब ग्रुप्स कहाँ रहेंगे, राइट साइड पे, और एल कब रहेगा, जब कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड पे। तो जैसे हम लोग ने सिस में देखे थे, आपको आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पे करनी थी, जो आपका B2 था या जो B था उसके बेसिस पे। तो यहाँ B कहाँ पे है, राइट पे, तो ये क्या होगा, दिस इज डी फॉर्म, बराबर। और यहाँ पे ग्रुप्स कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे, मतलब ये क्या होगा, दिस इज एल फॉर्म। ये दोनों केस किसके लिए बने, सिर्फ सिस वाले के लिए बने, बराबर है। अगर आप ट्रांस बनाओगे तो ट्रांस वाला कैसा दिखता था, उसमें दोनों लोग कैसे थे, ऑपोजिट साइड पे। तो CO ये CL
आप इसको कहीं से भी मिरर रखोगे, इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो एग्जैक्टली सिमिलर ऐसी ही आएगी, और आप इसको क्या कर सकते हो, पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर सकते हो। मतलब ट्रांस वाला फॉर्म कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके डी और एल फॉर्म नहीं बन सकते, और जो सिस है ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आया आपको? तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़े, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े थे हम लोग। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग ने पढ़े, इसके दो टाइप्स रहते हैं, एक डी और एक एल। डी वाला का जब वो रोटेशन कहाँ पे जाएगी, राइट पे जाएगी तो वो डी होगा, और अगर लेफ्ट पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब ML6 में एक ही टाइप हम लोग को पढ़नी है, कौन सी है, AA2B2। AA2B2 अभी हम लोग ने पिछले वाले इसमें ही पढ़े थे, तो क्या था, COEN2 Cl2। अगर इसका आपको नाम देना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये क्या है, बिस इथिलीन डायमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 आयन या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग को पढ़ना है। अभी इसको हम लोग ने पढ़े थे कि इसके दो फॉर्म्स रहते हैं, सिस और ट्रांस। अब सिस ऐसा रहता है, लेकिन ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब अगर आप इसमें मिरर रखोगे तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ वैसी बनेगी, और ये दोनों मिरर इमेज अगर मैं ये वाले ग्रुप को उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये ग्रुप्स कहाँ जाएंगे, ये जो दोनों Cl है वो ये साइड पे आ जाएंगे। मतलब ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है मतलब ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर वो सुपर इम्पोज हो जाता मतलब वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। ठीक है, मतलब ये जो डी और एल फॉर्म है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनएंशियोमर्स है। ये सिर्फ किसके लिए पढ़े हम लोग ने, सिस के लिए। अब अगर ट्रांस देखोगे आप, तो ट्रांस में आप कहीं पे भी मिरर रखो, आपको जो दो इमेजेस मिलेगी वो कैसी रहेगी, एग्जैक्टली एक दूसरे मतलब कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो मतलब वो अगर दूसरे वाले ग्रुप को आप उठा के उसके ऊपर रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो अगर वो सुपर इम्पोज हो रहा है मतलब वो इनएंशियोमर नहीं है। इनएंशियोमर नहीं है मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी तक आपका मतलब जितना पार्ट हम लोग ने पढ़े वो पूरा किसमें आया, पूरा आ गया आपकी आपका जो स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट था वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने स्टीरियो आइसोमर्स में क्या क्या पढ़े, तो स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में हम लोग ने ML4 के लिए पढ़े और ML6 के लिए भी पढ़े। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सॉरी ज्योमेट्रिकल के ML4 और ML6 दोनों के लिए आपको याद रखना है कि उसमें दो फॉर्म रहते हैं, सिस और ट्रांस। सिस सेम साइड के लिए, ट्रांस ऑपोजिट साइड के लिए। और ऑप्टिकल में ML4 वाले कॉम्प्लेक्सेस ही नहीं थे, क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर रहेगा वो सिमेट्री शो करेगा, वाइल जो टेट्राहेड्रल है वो सिमेट्री तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन आपके पास कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ ML6 के लिए पढ़े। तो ML6 में भी आपको जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें जो सिस वाला फॉर्म है सिर्फ वही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ट्रांस क्या जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो स्टीरियो आइसोमर्स वाला पार्ट था वो पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम लोग ये पढ़े थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको जो करंट जो टॉपिक है उसमें चार टाइप आपको पढ़नी है। ठीक है, तो वो चारों में इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि जो स्टीरियो आइसोमर्स थे उसमें जो आपकी एक्चुअल पोजीशन रहती है वो पोजीशन अगर आप 2D में देखोगे तो आपको लगेगा कि वो सेम है। सिर्फ वो जो स्टीरियो आइसोमर वाला फिनोमेना अराइज होता है वो कब होता है, जब आप वो मॉलिक्यूल को बोर्ड पे से उठा के कहाँ रखोगे, मिडिल में या एयर में या बोल के 3D में रखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि वो दो अलग अलग है, वरना वो कैसे दिखाई देते, अगर आप बोर्ड पे रखोगे या 2D में देखोगे तो वो सेम रहेगा। वाइल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो 2D में भी डिफरेंट है, 3D में तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को चार टाइप के क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ने। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या रहेगा, आपके जो उसका अगर आपको क्या देना है, डेफिनेशन देनी है, तो वो कैसे हो जाएगी कि those molecules having same molecular formula but different structure formula। और वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको उसको स्पेस में रख के चेक नहीं करना है कि वो सेम है या डिफरेंट है, आपको वो 2D में समझ में आ जाएगा कि वो जो दोनों स्ट्रक्चर्स है वो क्या है,
डिफर कर रहे हैं दूसरे से। ओके, तो जो पहली है, पहला जो टाइप है अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो बेसिक आपका ये जो मेजर टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके अंदर में जो फर्स्ट वाला हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, लिंकेज आइसोमर्स पढ़ना है। लिंकेज ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि वो क्या है, लिंकिंग से रिलेटेड है या कनेक्शन से रिलेटेड है। हम लोग ने पढ़े थे कि आपके जो लिगैंड है उसके 3 टाइप रहते हैं बेस्ड ऑन साइट ऑफ अटैचमेंट के। तो साइट ऑफ अटैचमेंट के बेसिस पे जो 3 टाइप थे उसमें कौन कौन से था, पहला वाला मोनो था, दूसरा वाला पॉली था, और एक और स्पेशल टाइप हम लोग ने पढ़े थे जिसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगैंड बोलते थे। वो एम्बीडेंटेड लिगैंड में क्या था, आपके पास 2 साइड्स है, लेकिन एट अ टाइम वो किसी एक साइड से क्या करेगा, अटैचमेंट शो करेगा। तो ये लिंकेज आइसोमर्स एक्चुअल में राइज हो रहा है किसकी वजह से, आपके जो एम्बीडेंटेड लिगैंड था उसकी वजह से। ठीक है, तो ओनली व्हेन, कब रहेगा ये, एम्बीडेंटेड लिगैंड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो एम्बीडेंटेड लिगैंड होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, एग्जांपल है CO NH3,5NO2। ये आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, अब NH3 में तो सिर्फ नाइट्रोजन ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड है। वाइल NO2 में N और O दोनों क्या है, अटैचमेंट शो कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम या तो N करेगा या तो O करेगा। मतलब यहाँ पे आपका जो NO2 ग्रुप है ये क्या है, एम्बीडेंटेड लिगैंड है। अब एम्बीडेंटेड है मतलब ये तो अटैचमेंट या N की साइड से करेगा या O की साइड से। तो इसका जो 2 आइसोमर, ये गिवन कंपाउंड के जो 2 आइसोमर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो ये रहेगा, और दूसरा वाला ये कब रहेगा, जब आपकी अटैचमेंट कहाँ रहेगी, N साइड रहेगी, N की साइड से अटैचमेंट हो रही है। और अगर ये कब रहेगा, जब O साइड से अटैचमेंट रहेगी। आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे ONO आ रहा है, ये ONOP ये ONOP क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन वो ONO हम लोग कब लिखते हैं, जब वो क्या होता है, O की साइड से अटैचमेंट शो करता है। तो ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, पूरा ये चीज सेम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो चीज डिफर हो रही है वो सिर्फ क्या है, लिंकिंग या अटैचमेंट। तो ये लिंकिंग के बेसिस पे इसलिए इसमें आ रहा है लिंकेज आइसोमर्स में। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। ओके, एक और अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल HCl थायोसाइनाइड। ठीक है, अब ये थायोसाइनाइड में भी आपके पास क्या है, S साइड से भी अटैचमेंट हो सकती है या N साइड से भी अटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये कब रहेगा, अगर आपकी S साइड से है तो आप ऐसे लिखोगे, अगर N की साइड से है तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, तो ये N साइड अटैचमेंट है, ये S साइड अटैचमेंट है। सिंपल है। हाँ, इसकी वजह से इसके नाम में भी क्या होता है, थोड़ा सा मतलब आपको बताना पड़ता है कि अटैचमेंट कौन सी साइड से। तो आप लोग क्या करोगे, जब इसकी नेमिंग हो रही होती है तो जहाँ पे अगर एम्बीडेंटेड लिगैंड है अगर कहीं पे, तो वो एम्बीडेंटेड लिगैंड आप कौन से साइड से अटैचमेंट शो कर रहा है वो भी आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये दोनों कंपाउंड का नाम लिखूं तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये तो नाइट्रो है जिसको आप नाइट्रीटो लिखते हो, नाइट्रो नहीं नाइट्रीटो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा
अमाइन नाइट्रिटो। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सी साइड से है, एन साइड में, तो वो नाइट्रिटो लिखने के बाद आप ब्रैकेट में कैपिटल एन लिखोगे। वो कैपिटल एन क्या डिनोट कर रहा है कि वो जो नाइट्रो ग्रुप है वो एन साइड से अटैचमेंट शो कर रहा है। वह जब आप इसका नाम लिखोगे, इसके नाम में क्या हो जाएगा, ये पेंटामाइन होगी नाइट्रिटो, और उसके बाद आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ओ लिखोगे। तो ओ क्या शो कर रहा है कि वो जो नाइट्रो ग्रुप है वो ओ की साइड से अटैचमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो जो IUPAC अगर आप कर रहे हो और उसमें कहीं पे एक एम्पीडेंटेड लिगेंड आ रहा है, तो वो कौन सी साइड से अटैचमेंट शो कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो उसकी साइड है वो मेंशन करनी है। यहाँ पे भी ये थायोसाइनाइड है, तो थायोसाइनाइड S या थायोसाइनाइटो S और थायोसाइनाइटो N करके आप क्या करोगे, इसकी नेमिंग करोगे। सिंपल है। तो लिंकेज सिर्फ रिलेटेड है किससे, एम्पीडेंटेड लिगेंड से, एम्पीडेंटेड लिगेंड की अटैचमेंट की साइड से। ओके, एक हो गया। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन। हम लोग ने पढ़े थे कि अगर आप क्या करते हो, आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो, उसका आयोनाइजेशन कर रहे हो। तो आयोनाइजेशन के बाद आपको क्या मिलता है, आपको एक सिंपल आयन मिलता है और एक क्या मिलता है, आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स एक्चुअल में रिलेटेड है वही आयोनाइजेशन से। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास एक गिवन कॉम्प्लेक्स है, आप क्या कर रहे हो, उसका आयोनाइजेशन करें। तो आयोनाइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले जितने भी ग्रुप है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी में रहते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। आपको चेक करना है कि वो प्राइमरी वैलेंसी में जो ग्रुप थे वो सेम है या डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो लेट फॉर एग्जांपल आपके पास तो आयोनाइजेशन कब मिलेगा, जब आप क्या कर रहे हो, आयोनाइजेशन कर रहे हो, आपको क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है CO NH3 Br SO4, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स है, और CO NH3 SO4 Br2, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसका आयोनाइजेशन करोगे, ठीक है, तो आयोनाइजेशन के बाद यहाँ से जो आपको दो आयंस मिलेंगे वो कौन से रहेंगे, आपको याद रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयोनाइज नहीं होता है, सिर्फ जो बाहर वाली चीज है वो आयोनाइज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, +2 और एक SO4 2-। अगर ये मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्स को आप आयोनाइज करोगे तो आपको ये दोनों आयंस मिलेंगे। पहले अगर इसको आप आयोनाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CO प्लस और Br माइनस, ये आयन मिलेगा। ठीक है, अब ये और ये दोनों में काफी हद तक क्या है, सिमिलैरिटीज है। आपके CO और NH3 क्या है, सेम है। और वैसे भी आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी रहती है वो ज्यादा स्पेसिफिक रहती है, ज्यादा क्या बोलेंगे, टाइटली हेल्ड रहता है। ठीक है, तो आपको चेक करना है बेसिक आयंस कौन से, या जो आयोनाइज हो गए सिंपल आयंस वाले कौन से। तो यहाँ पे सिंपल आयन में आपको टेस्ट किसके लिए कंफर्म आएगा, सल्फेट आयन के लिए, पर यहाँ पे किसके लिए आएगा, ब्रोमाइड आयन के लिए या ब्रोमो के लिए। तो यहाँ पे जो चीज डिफर हो रही है वो क्या हो रही है, आयोनाइजेशन के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि उसके पहले तो उसका जो पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। तो आयोनाइजेशन के बाद आप चेक करोगे कि वो जो सल्फेट ग्रुप है वो आयोनाइज हुआ है, या जो ब्रोमाइड आयन है वो आयोनाइज हुआ है। तो इसके बेसिस पे मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर डिटेक्ट करने के लिए आप सिर्फ क्या करोगे, आप उसको आयोनाइज करोगे और चेक करोगे
लेकिन आप इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते कि ये वाले ग्रुप अपना टेस्ट नहीं देते। तो पॉजिटिव टेस्ट सिर्फ आपको किसके लिए मिलेगा, जो सिंपल आयंस है उसके लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले उसमें पॉजिटिव टेस्ट किसके लिए आएगा, सल्फेट के लिए। लेकिन अगर आप उसमें करोगे सल्फेट के लिए तो क्या आएगा, आपको नेगेटिव देगा, और पॉजिटिव किसके लिए देगा, ब्रोमाइड के लिए। ओके, ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सिंपल है। हम लोग ने दो टाइप पढ़े हैं। फर्स्ट वाला कौन सा पढ़े, लिंकेज वाला पढ़े। तो लिंकेज में क्या था, अगर आपके पास एक एम्बीडेंटेड लिगैंड है तो वो एम्बीडेंटेड लिगैंड अपनी कौन सी साइड से अटैचमेंट शो कर रहा है, तो डिफरेंट साइड की वजह से डिफरेंट आइसोमर्स। आयोनाइजेशन में वो जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर और बाहर के जो आयंस है वो क्या हो रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अराइज हो रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। थर्ड टाइप इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपके चित्र का नाम है, यहाँ पे आइसोमर का नाम है कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि देखो हम लोग ने कल पढ़े थे कि जो आपके अगर आप IUPAC करें तो IUPAC में जो चीज़ पहले लिखी रहती है वही पॉजिटिव रहती है, वो चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें से एक कॉम्प्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, और आप वो दोनों कॉम्प्लेक्स को मर्ज करके एक बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये पूरा एक क्या बोलेंगे, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों के बीच में क्या होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड होने वाला है, उसको आप बोलोगे ये क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको अगर आप आयोनाइज करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, CONH3 3 पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा, और ये CrCN6 3 नेगेटिव। मतलब ये क्या है आपका, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों को आपने ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव लोग एक साथ रहेंगे तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के लिए क्या है, जब दो आपके कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स साथ में रहते हैं उसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड होगा। एक्सचेंज ऑफ लिगैंड की वजह से जो अराइज होगा वही क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये CN को इस तरफ करना है और -C को उस तरफ करना है। मतलब ये कैसा हो जाएगा, अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा विल बी लाइक ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट वाले केस में आपका जो कोबाल्ट था वो रिलेटेड था किससे, अमाइन से। अभी वाले केस में कोबाल्ट किससे रिलेटेड है, आपके साइनाइड वाले ग्रुप से। फर्स्ट जो था साइनाइड क्रोमियम के साथ था, अभी क्रोमियम के साथ कौन है, आपका अमाइनो। मतलब यहाँ पे जो लिगैंड्स थे वो लोग ने क्या कर दिया, अपने जो सेंट्रल मेटल है उसके क्रॉस शिफ्टिंग कर दी, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल आयन नहीं चाहिए, आपका जो कैटायन और एनायन है वो दोनों क्या होने चाहिए, आपके कॉम्प्लेक्स आयंस होने चाहिए, तो ही आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होगा, फेवरेबल होगा या क्या बोलेंगे आइसोमरिज्म शो करेगा। ओके, लास्ट वाला है
हाइड्रेट आइसोमर, ये लास्ट वाला जो हाइड्रेट आइसोमर है ये एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है आयोनाइजेशन आइसोमर से। आयोनाइजेशन आइसोमर से हम लोग ने क्या देखे थे कि आपका जो ग्रुप्स है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर क्या है थोड़े से डिफर कर रहे हैं, और वो आपको कब पता चल रहा है जब आप उसको क्या कर रहे हो, आयोनाइज कर रहे हो। ये वाला भी समथिंग वैसा ही है, बस यहाँ पे जो ग्रुप्स अंदर और बाहर जिसके हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हाइड्रेट। हाइड्रेट है मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस में जो आपका क्या बोलेंगे लिगैंड है वो क्या होगा, H2O, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल मतलब आप बोल सकते हो कि ये लोग कब राइज होंगे, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्या बोलेंगे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो से फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है CO H2O 6 Cl3, ठीक है। ये केस में आपकी जो सारे जो 6H2 है वो कहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, 3 Cl। अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी है, आइसोमेरिज्म लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं एक Cl को अंदर करूँ। अगर एक Cl अंदर आ रहा है तो यहाँ पे जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 7 हो जाएगा, तो वो 7 वाले तो स्टेबल नहीं है तो उसको 6 ही रखना पड़ेगा। तो अगर एक Cl अंदर आ रहा है मतलब एक H2 को क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर डालना पड़ेगा। तो जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, एक H2 बाहर चला गया मतलब दिस इज H2O5, बाहर 3 Cl थे अभी 2 ही बचे और एक H2O भी आ गया, ठीक है। मतलब ये जो दो आपके कॉम्प्लेक्सेस बने ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, और क्या हो सकता है आप और इसको बाहर निकाल सकते हो, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब फर्दर, और ये क्या हो जाएगा CO H2O 4, अंदर अब 2 Cl आ गए, बाहर एक ही Cl बचा, और बाहर क्या हो गया 2H2O। या आप क्या कर सकते हो, तीसरा वाला जो Cl है उसको भी अंदर कर सकते हो, और एक और बनेगा, क्या हो जाएगा वो CO H2O3 Cl3 और 3H2O। मतलब ये जो चारों ग्रुप्स बने हैं, जो चारों कॉम्प्लेक्स बने हैं, ये चारों क्या होंगे, एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स। तो सब में जो चीज डिफर कर रही है वो डिफरेंट क्या आ रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो नंबर है इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जितना आइसोमेरिज्म वाला पार्ट था वो सारा खत्म हो गया। तो हम लोग ने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े, सिस, ट्रांस और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल उसका पार्ट, और उसके बाद हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े। हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 4 टाइप पढ़े, लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट। लिंकेज वाला सिर्फ रिलेटेड था किससे, कब अराइज होगा, जब आपका एटलीस्ट एक जो लिगैंड है वो कैसा होना चाहिए, एम्बीडेटेड होना चाहिए। तो डिफरेंट लिंकिंग की वजह से डिफरेंट आइसोमर्स आ रहे हैं। फिर इसके बाद आयोनाइजेशन है, तो आयोनाइजेशन वाला सिर्फ आपको कब पता चलेगा, जब आप क्या करोगे, जो भी आपका गिवन कंपाउंड है उसको आप क्या करोगे, आयोनाइज करोगे या हाइड्रोलाइज करोगे। तो उसकी वजह से जो सिंपल आयंस मिलेंगे, तो वो सिंपल आयंस क्या है, डिफरेंट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से वो किसमें आ रहा है, आयोनाइजेशन में आ रहा है। थर्ड वाला हम लोग ने पढ़े कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए जो कैटायन और अनायन है वो दोनों क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। तो वो कॉम्प्लेक्स आयन जब एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगैंड्स क्या करेंगे, अपने जो सेंट्रल मेटल है उसको एक्सचेंज करेंगे, तो उसकी वजह से जो अराइज होगा उसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और लास्ट वाला हाइड्रेट था, इसमें क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसका जो नंबर है वो वेरी हो रहा है, उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा है उसको आप बोल रहे हो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, यहाँ पे आपका आज वाला पार्ट खत्म हो गया। आज हम लोग ने स्टेबिलिटी भी पढ़े थे, तो स्टेबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे थे, K की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। हम लोग ने और पढ़े कि आपके Ml4, 5, 6 और 7 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें से जो ज्यादा स्टेबल है वो कौन से हैं, Ml4 वाले और Ml6 वाले, ठीक है। K की वैल्यू जितनी हायर होगी आपकी स्टेबिलिटी भी उतनी हायर होगी। दो चीजें या दो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की, एक था चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल, तो हाइयर चार्ज टू साइज रेशियो ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, और सेकंड था बेसिक नेचर, तो जितना ज्यादा बेसिसिटी रहेगी लिगैंड की ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब एक एक्सेप्ट करना चाहिए और एक डोनेट करना चाहिए।